चलो दोस्तों, देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे है कृषि कुंभ तस्वीर बनने की कवायद। इसके संदर्भ के बारे में कुछ देखो, पहले तो हम बात कर लेते हैं किस संदर्भ में इसके। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने कृषि कुंभ मेले का जो है आयोजन किया गया है। तो कृषि कुंभ का जो आयोजन किया गया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। और इसमें ऐसा वादा किया जा रहा है या दावा किया जा रहा है कि कुंभ मेले से कृषि भावना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस मेले में किसानों को विभिन्न फसलों, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित अन्य तरीकों से आय दोगुनी करने के तरीके बताए गए हैं और साथ ही कृषि की हालत को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकों की भी जानकारी दी गई है। जहाँ तक एक तरफ कृषि मेले को खेती किसानी की तस्वीर को बदलने की कयावाद के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के जो अलग अलग हिस्से में रहते हैं, सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन भी आए दिन सुर्खियों में रहता है। लिहाजा यह सवाल उठाना लाजिमी है कि किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे ढेरों योजनाओं की क्या आवश्यकता है। यह सवाल इसलिए भी उठता है कि फसल बीमा से लेकर मिट्टी तक के लिए योजनाएं चलाए जाने के बाद भी कृषि की हालत बेहतर नहीं हो पा रही है। इतनी ही नहीं, खेतीबाड़ी को अब देश में एक जोखिम भरा व्यवसाय भी माना जाने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धारण शक्ति रही पहले से जो था, वह मौजूदा वक्त में अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने में लगे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पा सके। फिर यह समझ लीजिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन से ही हमारी सरकारें जो है नाकाम हो साबित हो रही है। ऐसे में हमें न केवल खेती किसानी के समक्ष चुनौतियों पर विचार करने की जरूरत पड़ती है, बल्कि इस मुद्दे को पहली पंक्ति में खड़ा कर देने की भी आवश्यकता है। आइए तो देखते हैं कि सरकार द्वारा कृषि को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या क्या उसके प्रयास है, क्या क्या प्रयास कर रही है कृषि के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित करने के लिए। तो फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देश में आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई। इसका मकसद जो था वो कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार लाने के साथ साथ में किसानों की आय को दोगुनी या फिर उनकी दोगुनी तिगुनी मतलब जितना भी हो सके हर हाल में बढ़ोतरी करनी थी। मौजूदा सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और भारत सरकार ने राज्यों के लिए मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 जारी की था। 2016 में जो जारी किया गया था वो मॉडल एग्रीकल्चर एंड लीजिंग एक्ट था, जिसके साथ भूमि धारक जो भूमि के मालिक थे, जिनके पास खेत था, वो वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति से भूमि लीज पर ले सकते थे। अपना जो चाहे तो दे सकते थे भूमि को लीज पर। और अप्रैल 2016 में ही राष्ट्रीय कृषि मंडी जो स्कीम यानी कि ई नाम के तहत बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के जरिए कृषि मंडियों में क्रांति लाने के लिए एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो उस वक्त जो हुआ था, अब उसके बाद फिर पुरानी योजनाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद में जो मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था उसके पहले और जो अभी तक जो किए गए थे किसानों के लिए, पुरानी योजनाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद उनमें सुधार किया गया और दुनिया की सबसे बड़ी किसान अनुकूल फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई है। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें
जिसमें 65% ऐसी भूमि ऐसी है जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। लिहाजा 2015 में कृषि एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY को मंजूरी मिली है। इसका मकसद कि सिंचाई हेतु निवेश में एकरूपता लाना है, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेतों में ही जल का इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना है। इसके साथ ही इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना भी एक लक्ष्य है। कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में नए तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, जिसका मकसद खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान कर किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलाना है। इसके अलावा यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत कृषि विकास योजना किसान एवं कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ने के लिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट 2080 जारी किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय बन गया है। कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय कैसे है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु और भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत और विदेशी मुद्रा अर्जन का जरिया होने की वजह से कृषि को देश की आधारशिला भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कुछ श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से ही अपना गुजारा बसर करता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जोखिम भरा व्यवसाय बन गया है। दरअसल ऐसे कई कारण से हैं। कृषि में जोखिम फसल उत्पादन, मौसम की अनिश्चितता, फसलों की कीमतों, कर्ज और नीतिगत फैसलों से जुड़ा हुआ है। कीमत में जोखिम का मुख्य कारण पारिश्रमिक लागत से भी कम आय, बाजार की अनुपस्थिति और बिचौलियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाना है। बाजारों की अकुशलता, उत्पादन को बनाए रखने में किसानों की असमर्थता, घाटे के खिलाफ सरकारी बीमा में बहुत कम लचीलापन आदि कार्य भी इस जोखिम के लिए जिम्मेदारी है। गरीब तथा कर्जदार होने के कारण किसान अपनी उपज को कम कीमत पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश का अभाव देखने को मिलता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कृषि को आज फायदे का व्यवसाय नहीं माना जाता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों के तहत भारतीय बाजार के द्वार विदेशी कृषि उत्पादों के खोल दिए जाने से कृषि व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई, गिरता भूजल स्तर और भूमि की घटती उर्वरता की वजह से भी कृषि घाटे का सौदा बन गया है। तो क्या वाकई कृषि के सामने अस्तित्व को बचाने की कोई चुनौती खड़ी हो गई है? तो दरअसल ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि देश में खेती किसानी के मौजूदा हालत कृषि के अस्तित्व को ही चुनौती देने के लगे हैं। एक तरफ किसानों की बदहाली है तो दूसरी तरफ साल दर साल बढ़ रही है। किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें चिंतित करती हैं। वस्तुतः किसान समुदाय के युवाओं में कृषि के प्रति आकर्षण, जिसकी वजह से आज जो है किसान के जो बेटे हैं, किसान जो कृषि के करने के लिए योग्य हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इसमें आकर्षण अपना नहीं लगा रहे हैं, इसमें जो है ध्यान नहीं लगा रहा है। पढ़ाई में जो सभी लोग पढ़ लिख करके उसके कृषि करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मौजूदा समय में कृषि के प्रति युवाओं की जो बेरुखी को देख कर लगता है कि देश की अगली पीढ़ी में खेती किसानी के प्रति जो है ना लगाव जो है सबका खत्म हो जाएगा।
देश की अगली पीढ़ी में खेती किसानी के प्रति लगाव पैदा करना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। एक अध्ययन के अनुसार केवल 2% किसानों के बीच ही बचे ही कृषि को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। जो कुछ लोग बचे हुए हैं वही लोग कृषि को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। इसकी आहट में 2011 की जनगणना में भी इसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि पिछले 20 साल में रोजाना 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। फिर यह उम्मीद कैसे आप सोच सकते हैं कि यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि हमारे युवा कृषि को अपना पैसा बनाएंगे। आप इतना तो इमेजिन कर ही सकते हैं। युवाओं द्वारा कृषि को नकारने की कई वजह है। पहली जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB लगातार किसान आत्महत्या के आंकड़ों से सरकार को सचेत कर रही है। NCRB के मुताबिक 2016 में 11,370 व्यक्ति किसान जो है मर चुके थे और 2015 में 12,602, जबकि 2014 में 12,360 किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो जाहिर है हमारी सरकारें इन आत्महत्याओं को रोकने में नाकाम रही है, वो नहीं रोक पा रही है। तो दूसरा जो इसमें मेन कारण है वो युवा को कृषि एक रोजगार के रूप में लुभाने में नाकाम रही है। हालत यह है कि कृषि को अपना करियर चुनने के बाद भी युवाओं को रोजगार नसीब नहीं हो रहा है। दरअसल राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड जैसी कई संस्थाएं कृषि के छात्रों को नहीं बल्कि प्रबंधन के छात्रों को रोजगार दे रही है। फिर सवाल यह उठता है कि इन कृषि विश्वविद्यालयों का औचित्य क्या है? क्यों है औचित्य? ये कृषि अनुसंधान और विकास के नाम पर बच्चों का दाखिला तो कर लेती है, लेकिन पढ़ाई होने के बाद हकीकत में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि कृषि विश्वविद्यालयों में डिग्री हासिल करने वाले ये युवा दूसरे व्यवसायों को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। निम्न उत्पादकता, इनमें ज़्यादा उत्पादकता नहीं हो सकती। निम्न उत्पादकता समेत सरकार की नीतियाँ भी युवाओं को अनेक कृषि अपनाने से रोक रही है। लिहाजा इसे कृषि प्रतिभा का प्लान कहना गलत नहीं होगा। तो कृषि में निम्न उत्पादकता के जो कार्य क्या है, क्यों निम्न उत्पादकता है कृषि में? तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों द्वारा आत्महत्या का रास्ता अपनाना और कर्ज माफ़ी के लिए प्रदर्शन जैसे नकारात्मक कारणों के चलते ही कृषि चर्चा में रहती है। गौर करें तो इन सभी समस्याओं के केंद्र से कृषि की निम्न उत्पादकता ही है, क्योंकि ज़्यादा उपज हो नहीं पा रहा है तो किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। और ना ही वो जब ज़्यादा उपज नहीं होगा तो किसान कैसे भरेंगे अपना कर्ज, तो इसलिए वो ज़्यादातर आत्महत्या कर ले रही हैं। दरअसल इसके मुख्य कारक है। पहला यह है कि मानवीय कारक। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है। भारतीय किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण और नई कृषि तकनीकों से इनकी दूरी कृषि में निवेश को बेकार कर देते हैं। खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ भी निम्न उत्पादकता का ही कारण है। दूसरा जो है कि तकनीकी का कारक। हम जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से मानसून आधारित कृषि की जाती है। भारत में जो है मुख्य रूप से मानसूनी जो कृषि होती है ना, वही हो पाती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकतर हिस्सों में ना किसानों को मानसून की अनिश्चितता पर भी रहना पड़ता है। इसके अलावा उच्च उत्पादकता वाले बीजों का अभाव है कि यहाँ पे अच्छे ब्रांड के अच्छी किस्म के बीजें नहीं हैं कि जिससे कि किसान बोए और अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन कर सके। किसानों के पास जो मृदा होती है ना, मिट्टी, उनकी जांच परख के लिए कमी है। तो किसानों के पास जो है मृदा परख तकनीकी की कमी है। कीट रोगाणु जैसे चूहे, अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का ना होना भी एक समस्या है। जाहिर है कि इससे खेती की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। लखनऊ में आयोजित कृषि कुंभ में भी इसी पहलू पर किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। तीसरा यह है कि संस्थागत कारक जो है, दरअसल यह कारक सबसे अहम है। संस्थागत कारक से सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। मौजूदा वक्त में सरकार और किसानों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर रस्साकसी इसी का दूसरा पहलू है।
इसके अलावा छोटा जोत का छोटा आकार, किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए साख का अभाव, कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार का अभाव भी मुख्य कारण है। साथ ही कृषि से संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाहों में उदासीनता का अभाव, राजनेताओं में इच्छा शक्ति की कमी और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। तो इसके आगे की जो राय क्या है, क्या किसी सुझाव दिया है? आगे की जो राय है दरअसल उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो दरअसल कृषि में सुधार के लिए मौजूदा सरकार ने कई पहले की है, लेकिन किसान आत्महत्या के लगातार मामलों से पता चलता है कि स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ किसान और युवाओं के बीच बढ़ रही दूरी के कारण कृषि के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों को में जो है कैसे इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, कैसे इनका सामना किया जाए। अतः ऐसी स्थिति में सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वह कृषि युवाओं को उचित क्रियान्वयन पर जोर दे, ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की ढेरों योजनाओं के बावजूद भी कृषि की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो पाता है। जाहिर है कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के अभाव में ही समस्याओं का हल नहीं हो पाता। एक तरफ जहां किसान को खाद और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं से लाभ न मिल पाना एक समस्या है, वहीं बीमा योजनाओं में उचित क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाना चिंता का विषय है। अगर सरकार चाहती है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी संतोषजनक स्तर पर पहुंचे, तो कुछ विशेष कदम उठाने होंगे। सबसे पहले कृषि संस्थानों में कृषि के छात्रों के लिए रोजगार सुनिश्चित कराना होगा, ठीक। इन संस्थानों में कृषि के छात्रों को वैधता देने के लिए उनके लिए सीटों को आरक्षित करना होगा, ताकि कृषि को कैरियर बनाने वाले छात्रों को रोजगार संबंधी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय वन सेवा की तर्ज पर अलग से भारतीय कृषि सेवा प्रबंध करना भी एक उपाय हो सकता है। उससे न केवल कृषि विनियामक तंत्र सुदृढ़ होगा, बल्कि कृषि का अध्ययन करने वाले छात्रों का भी कृषि क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा जैसे बड़े पदों पर बैठना, है ना, बड़े पदों पर जो बैठते हैं ना, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले के लिए कृषि को फायदे का सौदा और इसे आकर्षक बनाना होगा। इसके लिहाजे जो है ना, महज नीतियों के उपयुक्त क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। अन्य उपाय के रूप में देखा जाए तो अनुबंध कृषि भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे न केवल किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल पाएगी, बल्कि फसल की बर्बादी को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को धरातल पर उतारना होगा। लागत का 1.5 गुना वाली सिफारिशों को अमली जामा पहनाकर सरकार किसानों की हालत को बेहतर करने की दिशा में एक बेहतर कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, लेकिन सरकार को समझना होगा कि इस वादे को पूरा करना आसान नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक जो सर्वे हुआ था 2012 से 2013 में, ठीक है, उसके मुताबिक किसानों की सालाना औसत जो है 77,112 रुपये थी, जबकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित अशोक दलवाई समिति के मुताबिक किसानों की सालाना औसत जो है 77,976 रुपये ही है। इससे साफ है कि पिछले 5 सालों में किसानों की आय में मामूली इजाफा हुआ है, बहुत फर्क हुआ है, ज़्यादा नहीं। जाहिर है कि यह एक नाजुक मसला है। मसला है